वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन। आप लोग सब कोई सॉलिड स्टेट कम्प्लीटली पढ़ चुके होंगे, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन या क्वेश्चन टाइप आप कह सकते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड किया हूँ जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि लिथियम एक BCC क्रिस्टल बनाता है, तो लिथियम के परमाणु त्रिज्या की गणना करें। यदि लिथियम यूनिट सेल के किनारे की लंबाई 351 पिकोमीटर है तो BCC है, तो BCC का क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि BCC स्ट्रक्चर में R = क्या होता है, √3a/4। तो ए का वैल्यू तो दिया हुआ, उसको बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिल्वर क्रिस्टलाइज विथ FCC यूनिट सेल, ईच साइड ऑफ द यूनिट सेल हैज़ अ लेंथ ऑफ 409 पिकोमीटर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सिल्वर एटम। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है और सिल्वर कैसा बनाना, तो FCC बनाना, तो FCC का फॉर्मूला लगा देंगे, ए का वैल्यू बैठा देंगे और कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि अ सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट P and Q आर इन CCP अरेंजमेंट while atoms of P occupy all the tetrahedral site. What is the formula of the compound? देखिए P और Q से बना हुआ है यूनिट सेल, और P कहाँ पर है आपका, टेट्राहेड्रल साइड में, तो इसका मतलब Q कहाँ होगा, यूनिट सेल के कॉर्नर में। P ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइड, तो Q क्या होगा, कॉर्नर्स पे होगा। तो जो भी पार्टिकल कॉर्नर में रहता है, तो किसी भी एक यूनिट सेल में कॉर्नर में उपस्थित कणों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। क्यों भाई, क्योंकि एक कॉर्नर में कोई भी अगर कण है तो उसका 1/8 रहता है पार्ट्स, एक यूनिट सेल के साथ एक कण का 1/8 पार्ट, और टोटल 8 कॉर्नर हो गया, तो 8 × 1/8 1 हो गया, तो क्यू कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, आप जानते हैं वॉइड में कि जितना कण होता है किसी भी क्रिस्टल लेटिस में उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो इसका मतलब P कितना हो जाएगा, 2 और Q 1। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, QP2 या फिर P2Q। अब यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिया हूँ कि वी नो स्ट्रक्चर इज CCP, सपोज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q = n। तो टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, नंबर ऑफ P = 2n, तो रेशियो क्या हो गया, P/Q का 2n/n, दैट मीन्स 2:1। टोटल फॉर्मूला क्या हो गया, P2Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q। ठीक है, P और Q से बना हुआ है। Q आर एट द कॉर्नर्स एंड P एट द बॉडी सेंटर। तो किसी भी यूनिट सेल में आप समझ लीजिए कि जो भी कॉर्नर में रहेगा तो उसका संख्या क्या हो जाएगा, किसी एक यूनिट सेल में 1 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। और अगर कोई बॉडी के सेंटर में है तो किसी भी यूनिट सेल का एक ही बॉडी सेंटर होता है, तो उसकी भी संख्या क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P and Q, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो फॉर्मूला QP हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नियरेस्ट एटम नंबर, तो दोनों यानी कि जो बॉडी सेंटर में है और जो कॉर्नर में है, तो कॉर्नर में जो होगा वो क्या होगा, 8 के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और जो बॉडी के सेंटर में है वो भी क्या होगा, 8 कॉर्नर से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक सॉलिड क्लोज पैक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जबकि आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। आयनिक है, उनमें से आयन कहाँ है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित है, तो जितना नंबर होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो अगर हम XY मान लेते हैं, है ना, तो X पॉजिटिव आयन और Y नेगेटिव आयन, तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो कंपाउंड का फॉर्मूला XY हो जाएगा। एक कंपाउंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है HCP, इसके 0.5 मोल में कुल वॉइड की संख्या कितनी होगी। तो कणों की संख्या कितना हो गया यहाँ आपके पास, 0.5 मोल, क्लियर है। अब उनमें से कितनी रिक्तियाँ टेट्राहेड्रल होगी, कुल रिक्तियों की संख्या भी बताना है और टेट्राहेड्रल वॉइड का भी संख्या को बताना है, ठीक है। तो 0.5 मोल में हम लोग 1 मोल का वैल्यू कितना हो जाता है भाई, 6.022 × 10⁻23। तो 0.5 मोल में कुल कण कितना हो जाएगा, 3
9.011 इंटू 10⁻23। तो वॉइड की कुल संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि जितना कण होता है उसका गुना, यानी कि 3 टाइम्स वॉइड होता है, तो 3 से उसको गुना कर देंगे तो टोटल वॉइड हो गया हमारा कितना 9.033 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो जितना कण उसका डबल, तो कण की संख्या हम लोग यहाँ पहले निकाल चुके हैं 3.011 इंटू 10⁻23, तो उसको 2 से गुना कर देंगे, वो निकल जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर का संक्षिप्त विवरण दें। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, बॉडी सेंटर्ड होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। यूनिट सेल की संख्या 1 होगा और कुल कणों की संख्या 2 होगी। क्यों, क्योंकि बीसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। दूसरा नंबर है इसी का क्वेश्चन कि सोडियम ऑक्साइड आयन इन सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन इन सोडियम ऑक्साइड, इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन जो होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है। कहाँ रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, आप पहले से ही जानते हैं। और O2 क्या करता है, CCP अरेंजमेंट बनाता है। तो वो ऑक्सीजन जो है CCP अरेंजमेंट जो बनाएगा तो वो कहाँ रहेगा, कॉर्नर्स पे रहेगा। तो जो कॉर्नर पे रहता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 4:8। अदर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, ये सभी स्ट्रक्चर CCP होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि अंतर स्पष्ट करना है, किसमें, क्रिस्टल लैटिस में और यूनिट सेल में। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो भाई क्रिस्टल लैटिस क्या कहते हैं, तो कंपोनेंट पार्टिकल जो होता है उसका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, त्रिविमीय अरेंजमेंट, उसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो लघुत्तम अंश होता है, यानी कि सबसे छोटा भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर बना करके दिया गया है। और टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो भाई जब सेकंड लेयर का एक गोला फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर में आ जाता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। और जब सेकंड लेयर का गोला फर्स्ट लेयर के गोले के आमने सामने हो जाता है वर्टिकली, है ना, यहाँ पर शीर्ष में वर्टिकली रखा जाता है, तो क्या बनता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर देख लीजिए टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर बना करके दिखाया गया है। डोपिंग किसे कहते हैं, FCC के एक यूनिट सेल में कितने परमाणु उपस्थित रहते हैं। तो डोपिंग किसे कहते हैं कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो उचित एवं उपयुक्त मात्रा में अशुद्धि मिलाया जाता है, और अशुद्धि को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब मिलाया जाता है तो क्या होता है, उस मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अगर आप बात करेंगे तो जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एक्सट्रिंसिक का अगर आप बात करेंगे तो आप ग्रुप 13 से ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, या इंडियम या गैलियम ले लीजिए, और 15 से जो है आप ले सकते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, सबको। ठीक है, और आपका यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा हो गया, ग्रुप 14 का एलिमेंट हो गया। और FCC में कुल कणों की संख्या, तो कॉर्नर में उपस्थित कणों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 = 1। और फेस में क्या हो जाएगा, 6 × क्योंकि 6 फेस होता है और एक फेस में एक कण का आधा ही भाग रहता है, तो 6 × 1/2 = 3, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, निम्नलिखित में परमाणुओं की कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करें। परमाणु बोलेंगे या कण बोलेंगे, यहाँ पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एक कण निकट के जितने कणों से जुड़ा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना, एक के बाद एक, ऐसा ये नहीं कि अब एक A मान लेते हैं कि B से जुड़ा हुआ और B C से जुड़ा हुआ है और C D से जुड़ा हुआ है, तो B A और C से जुड़ा हुआ है, ना कि B D से जुड़ा हुआ है ना, इस तरह की बात है होती है। तो ये कण निकट के जितने कणों से जुड़ा हुआ रहता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, SCP का भी 12 और CCP का भी 12 ही होता है। त्रिज्या अनुपात नियम का संक्षेप में वर्णन करें। हालांकि ये NCERT में नहीं है लेकिन CBSE में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्रिस्टल के कैटायन एवं एनायन के
क्रिस्टल का, कोई भी क्रिस्टल में जो कैटायन है यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, उसके रेडियस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो लॉ कहते हैं, ठीक है, जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर और सॉलिड की ज्योमेट्री स्पष्ट हो जाती है। यानी किसी भी आयनिक सॉलिड का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर R प्लस अपॉन R माइनस दिया हुआ है, यानी कि गोले का रेडियस अपॉन वॉइड का रेडियस, ठीक है, अगर उसका रेडियस रेशियो हमारा क्या हो जाए 0.115 से बिलो हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 2 होगा, ज्योमेट्रिकल शेप लीनियर होगा। एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर 0.155 से लेकर के 0.225 तक होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल, एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर रेडियस रेशियो आपका 0.225 से लेकर 0.414 तक हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और वो टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। एग्जाम्पल आपके सामने में दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 0.414 से लेकर 0.732 तक अगर हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा और ज्योमेट्रिकल शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यानी कि इन लोगों का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम ब्रोमाइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन लोगों का। 0.732 से लेकर के 0.999 तक हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और ज्योमेट्रिकल से बॉडी सेंटेड क्यूबिक होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर कौन कौन इसमें आ सकता है, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, टाइटेनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट डिफेक्ट को परिभाषित करें। सॉलिड क्रिस्टल में फ्रेंकल डिफेक्ट क्यों उत्पन्न हो जाता है। तो पॉइंट डिफेक्ट किसको कहते हैं कि जब किसी भी क्रिस्टल लेटिस में किसी एक कण का अगर आइडियल अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटीज आ जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि कोई भी एक क्रिस्टल, उसमें कणों का एक वेल अरेंजमेंट है, उनमें से किसी एक कण का आइडियल अरेंजमेंट गड़बड़ा जाना। तो आइडियल अरेंजमेंट कब गड़बड़ होगा, कब बिगड़ेगा, जब कोई कण गायब हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिफेक्ट डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन था कि सॉलिड क्रिस्टल में फ्रेंकल डिफेक्ट क्यों उत्पन्न होता है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट वे आयनिक सॉलिड सब्सटेंस दिखाते हैं जिनके आयनों के आकार में क्या होता है, अधिक अंतर होता है। यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के साइज में क्या होगा, डिफरेंस होगा ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बीच अंतर, क्या अंतर है। ये 2011-16 में कई बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। देखिए, शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, लेटिस से कैटायन और एनायन बराबर मात्रा में गायब हो जाएगा और इसमें क्या होगा, एनायन अपने स्थान से हट करके क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइड में चला जाएगा। यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि ओरिजिनल प्लेस पर शॉटकी वैकेंसी डिफेक्ट और न्यू प्लेस पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेवलप होता है। इससे क्रिस्टल का डेंसिटी कम हो जाता है और इसमें क्रिस्टल का डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि आयन कहीं जाता नहीं है। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ। व्हाट आर एफ सेंटर इन क्रिस्टल। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हम आपको एफ सेंटर के बारे में जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड में जो पढ़ाया हूँ टॉपिक, वहाँ पर आप जाके देखें, मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको एफ सेंटर के बारे में समझाया हूँ, ठीक है। आप देखेंगे 8वां या 9वां नंबर वीडियो होगा, हमारे ही चैनल में डाला हुआ है एफ सेंटर के बारे में, वहाँ आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। वहाँ पे मैं बताया हूँ कि सोडियम क्लोराइड के सरफेस को जब सोडियम वेपर से होकर के गुजारा जाता है तब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का जो क्लोरीन आयन है सोडियम वेपर के साथ बॉन्ड बना के सोडियम क्लोराइड बना लेता है और सोडियम मेटल क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सेस हो जाता है, जिसके वजह से क्लोरीन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर जाकर के ट्रैप्ड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। वाई डज वाइट जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो अपॉन हीटिंग। क्योंकि जब जिंक ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो रिवर्सबली यानी कि उत्क्रमणीय ढंग से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एटम कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं उसको, जिंक ऑक्साइड वाइट से येलो हो जाता है। इसके बारे में मैं भी वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से समझाया हूँ, ठीक है।
वाई डज टेबल सॉल्ट समटाइम्स अपियर इन येलो कलर। इसके बारे में भी मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के। लेकिन यहाँ पर भी वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ एप सेंटर के लिए बताया। ट्रांजिशन टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है ना। कोई भी सब्सटेंस है, अगर मान ले उसका कंडक्शन कम है तो हम उसको क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर देकर उसको गर्म करते हैं, ठीक है। और गर्म करने पर अगर वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है तो उसको हम लोग उस टेम्परेचर को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको गर्म करने पर, जिसको टेम्परेचर देने पर उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, जबकि मेटल का कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड किसे कहते हैं? एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का जो सैंडविच होता है ना, पीएनपी या फिर एनपीएन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं, जिसका उपयोग क्या किया था? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, जैसे ट्रैफिक लाइट, स्कोर बोर्ड, हाँ, वेंडिंग मशीन, ये सब में किया जाता है। वाई इज फॉस्फोरस डॉप्ड सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर? देखिए, सिलिकॉन क्या हो गया आपका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और फॉस्फोरस क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक। तो जब हम लोग इसको मतलब फॉस्फोरस जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है और सिलिकॉन आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट है, जब 15 वाले को 14 में मिलाते हैं, यानी कि 15 वाला आपका क्या हो गया? इम्प्यूरिटी हो गया, और ये सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर हो गया। जब इसको मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्योंकि पांचवा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करता है, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में, जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। क्रोमियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी स्ट्रक्चर इफ द एटॉमिक डायमीटर इज 215 पिकोमीटर। देखिए, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बीसीसी है और डायमीटर दे रहा है, रेडियस नहीं दे रहा है, यहीं पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फाइंड द डेंसिटी, तो डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डी दिया हुआ डायमीटर, तो आर आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर करके दिखाया गया है। वी नो ए इक्वल टू 4/√3 आर। तो आर का वैल्यू जो आपने निकाला उसको आप यहाँ पे बैठा देंगे तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू ZM/A³ इंटू एन ए क्या आपका? एवोगाड्रो नंबर या एन नोट, जो भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको A³ चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया? 9 वॉल्यूम यानी कि A³ निकाल लिया गया। अब डी का फॉर्मूला बैठा देंगे, सबका वैल्यू को ला करके जेट, क्योंकि जेट का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि जो आपका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो क्या है? बीसीसी है, और एम जो उसका एटॉमिक मास है वो ला के बैठा देंगे, सबको गुना करके निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 11.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का एटॉमिक मास 2.7 इंटू 10⁻² kg/mol है। ये क्या हो गया उसका? एटॉमिक मास। ये 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल, और लंबाई भुजा ये क्या हो गया? 405 क्या हो गया? ए हो गया, है ना, एज लेंथ, और क्यूबिक यूनिट सेल है। यदि उसका डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻³ kg/m³ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो यूनिट सेल कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी? यानी कि किस टाइप का होगा? बीसीसी होगा, एफसीसी होगा, सीसीपी होगा, एचसीपी होगा, क्या होगा? यही कैलकुलेट करना है। ये कब पता चलेगा? जब आपको जेट का वैल्यू पता चल जाएगा। अब जेट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जेट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है। चलिए, ए इज इक्वल टू 405 पिकोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मास kg/mol इतना दिया हुआ, बैठा दिया। नंबर ऑफ एटॉमिक यानी कि जो पार्टिकल्स है उसकी संख्या क्या है, ये कैलकुलेट करना है। Na का वैल्यू कांस्टेंट होता है। Z इज इक्वल टू फॉर्मूला बैठा दिया और सारे वैल्यू को ला के यहाँ पर बैठा दिया। जब इन सभी को आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 एटम। इसका मतलब है कि हमारा जो क्रिस्टल लैटिस होगा वो क्या होगा? FCC या CCP होगा, क्योंकि Z का वैल्यू 4 होने पर FCC या CCP होता है, क्योंकि FCC और CCP में कुल कणों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व A
BCC स्ट्रक्चर रखता है। क्लियर कर दिया यहाँ पे कि स्ट्रक्चर कैसा है, BCC है, जिसकी यूनिट सेल की लंबाई 400 पिकोमीटर है। ए का वैल्यू भी दे दिया, ए का डेंसिटी और 10 ग्राम ए में उसकी यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर दो काम करना पड़ेगा, पहले आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर 10 ग्राम में कितना यूनिट सेल है ये भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको ए का वैल्यू दिया हुआ 400 पिकोमीटर, तो हमने क्या किया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। लेट हम क्या करते, क्योंकि यहाँ पर मास दिया हुआ नहीं है तो उसको टोटल मास कितना मान लेते हम लोग, 100 ग्राम। क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा BCC है तो इसलिए जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। N0 तो वो तो एवोगाड्रोस नंबर है, वो तो कांस्टेंट होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, डी का फॉर्मूला पर लगाएंगे, Zm/A³ N0। अब वैल्यू बढ़ा देंगे क्योंकि m कितना माने 100 ग्राम, सबको बैठा देंगे, निकल जाएगा 5.18931 ग्राम पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये डेंसिटी निकल गया। क्योंकि ए का वैल्यू 400 गुना 10⁻−10 सेंटीमीटर है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम हो गया हमारा 64 गुना 10⁻−24 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था यहाँ पर आपको कि 10 ग्राम ए में उसकी यूनिट सेल की संख्या, यानी कि 10 ग्राम में भी निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम एलिमेंट, 10 ग्राम का कितना वॉल्यूम होगा, है ना। तो क्योंकि टोटल डेंसिटी इतना निकला है तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो आपका डेंसिटी निकला हुआ है और 10 ग्राम क्या हो गया, आपका मास हो गया, तो इसलिए वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी, तो मास 10 ग्राम में निकालना है, डेंसिटी को वहाँ पे हम लोग पहले निकाल चुके, उसको ला के बैठा देंगे तो ये 10 ग्राम का वॉल्यूम निकल जाएगा। अच्छा, एक यूनिट सेल का ये आप वॉल्यूम निकाल लिए, तो 10 ग्राम में कितना होगा, तो 10 ग्राम का जो वॉल्यूम है एक यूनिट सेल का वॉल्यूम से उसको भाग दे देंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। ये क्या हो गया उसमें, यानी कि 10 ग्राम एलिमेंट में कुल यूनिट सेल का संख्या कितना हो जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब टू मेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर दियर कंडक्शन। यानी कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और उसका व्याख्या करना है, जो दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर देख लेंगे। ठीक है, बाकी मैं जो पिछले वीडियोस हैं जिसमें मैं सेमीकंडक्टर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ाया हूँ, वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से मैं इसको एक एग्जांपल दे करके स्ट्रक्चर बना करके दिखाया हूँ, वहाँ से आप देख लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। व्हाट इज द फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। हाउ इज फेरोमैग्नेटिज्म डिफरेंट फ्रॉम पैरामैग्नेटिज्म। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉलिड का ये भी बताना है, और फेरोमैग्नेटिज्म यानी कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इसको भी एक्सप्लेन करना है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये भी बताना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, किसी भी पदार्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होता है वो उसके मैग्नेटिक मोमेंट पर डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाना, साथ में अपने ही एक्सिस पर स्पिन करना, उससे क्या होता है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है। इसी वजह से कोई भी सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, दिखाता है। तो अब क्या है कि कुछ सब्सटेंस है जो फेरोमैग्नेटिक है, कोई पैरामैग्नेटिक है, कोई डाईमैग्नेटिक है, कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक है, कोई फेरीमैग्नेटिक है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो जिसमें जितना ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक होगा, या फिर वो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। तो बात है फेरीमैग्नेटिज्म का, तो फेरीमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, यानी कि प्रबल रूप से आकर्षित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म करते हैं। एज फॉर एग्जांपल आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, क्रोमियम ऑक्साइड, इसका देखिए ये डोमेन का ओरिएंटेशन दिखाया गया। और पैरामैग्नेटिज्म कौन होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट होता है। क्यों ये वीकली अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या
कम होती है। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वो उतना ही कम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल O2, कॉपर आयन, आयरन आयन और क्रोमियम आयन। ये सब एग्जाम्पल भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसी का ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें एक्सप्लेन करना है पारा मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म। पारा मैग्नेटिक तो आपको अभी बताया मैंने। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो डोमेन्स होते हैं इसके, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और एक क्या था, फेरी मैग्नेटिज्म। इसमें जो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल में, फिर तीसरा अनपैरेलल हो जाता है, फिर 2 पैरेलल, फिर तीसरा अनपैरेलल में हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो इसलिए इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसे गर्म करने पर ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं और आपका प्रिपरेशन सबसे बेस्ट लेवल का हो और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकें। 90% से अबव मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन इस टाइप का ही करना होगा, यानी कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और किसी भी क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही एक मकसद है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसी भी क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से और कितना लिखा जाना चाहिए। आप अगर इस प्रकार का किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर देंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके एग्ज़ामिनर को मार्क्स काटना। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट, लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूं और आपका प्रिपरेशन सबसे टॉप लेवल का करा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।